अब हम पढ़ने वाले हैं मिड यूरेथ्रल स्लिंग के बारे में। मिड यूरेथ्रल स्लिंग जो रहता है ये फीमेल स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल टेक्निक होता है। और यूजुअली हम जब फीमेल में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो ऐसे में हम लोग VLPP मेजर करते हैं, वेसल का लीक पॉइंट प्रेशर, जो कि एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर लेस देन 60 सेंटीमीटर रहता है तो इसका मतलब होता है स्फिंक्टर डेफिशिएंसी रहती है, जबकि मोर देन 90 सेंटीमीटर रहता है तो इसका मतलब क्या है, हाइपर मोबिलिटी रहती है। तो लेस देन जो 60 सेंटीमीटर होता है, ऐसे केस में हम लोग फिर यूजुअली अगर स्फिंक्टर डेफिशिएंसी रहती है तो लेस देन 60 सेंटीमीटर के केस में यूजुअली स्लिंग्स यूज़ करते हैं। और ये स्लिंग्स जो रहते हैं ऑटोलॉगस स्लिंग्स, जैसे प्यूबो वजाइनल स्लिंग्स, ये सब रहते हैं। और स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी है तो आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर यूज़ करेंगे या बल्किंग एजेंट्स, ये मेन ट्रीटमेंट होता है। मोर देन 90 सेंटीमीटर है तो ऐसे केस में मिड यूरेथ्रल स्लिंग जो रहते हैं जिसमें TBT और TOT ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो अगर हम बात करें मिड यूरेथ्रल स्लिंग जो रहता है किस पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मिड यूरेथ्रल स्लिंग जो रहते हैं वो बैक बोर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे होता क्या है कि दे रिस्टोर द कॉन्टिनेंस ड्यूरिंग इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, हैमॉक। तो ये हैमॉक जो है यूजुअली इसके ऊपर जैसे यूरेथ्रा है और पेल्विक फ्लोर हैमॉक की तरह होता है। अब हम जो रहता है ऊपर से जब प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये अगेंस्ट द पेल्विक फ्लोर कंप्रेस हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं इंटीग्रल थियरी। जो पेल्विक फ्लोर रहता है वो यूरेथ्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और सबसे पहले इसको दिया था पेट्रोस और उल्मेस्टन ने। तो उल्मेस्टन और पेट्रोस ने क्या कहा था, पेट्रोस और उल्मेस्टन ने कहा था कि जो यूरेथ्रा का क्लोजर है वो हैमॉक लाइक सपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। और ये जो हैमॉक लाइक सपोर्ट होता है, सब यूरेथ्रल सपोर्ट, वो कहाँ से मिलता है, पेरी यूरेथ्रल टिश्यूज, पेरी यूरेथ्रल जो टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज उससे, और दूसरा पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर और पेरी यूरेथ्रल टिश्यूज आपस में मिलके क्या क्रिएट करते हैं, हैमॉक क्रिएट करते हैं। और ये हैमॉक जो रहता है यही प्रिंसिपल होता है सर्जरी का भी। जब हम मिड यूरेथ्रल स्लिंग करते हैं तो हम यूरेथ्रा के मिड में ऐसे स्लिंग जब देते हैं तो यूरेथ्रा को एक हैमॉक लाइक सपोर्ट मिलता है। और उस हैमॉक लाइक सपोर्ट की वजह से यूरेथ्रा का जो रहता है डायनेमिक कंप्रेशन होता है। फिर अब हम बात करें तो मिड यूरेथ्रल स्लिंग जो रहते हैं कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो रहता है TVT होता है, TVOT होता है और मिनी स्लिंग होता है। TVT मतलब जो रहता है रेट्रोप्यूबिक स्पेस के थ्रू करते हैं, जबकि TOT रहता है ट्रांस ऑब्टुरेटर स्पेस के थ्रू करते हैं। मिनी स्लिंग में हम लोग सिंगल इंसिजन यूज करते हैं। तो TVT में सबसे पहले जो ट्रोकार रहता है वजाइना से पास करते हुए रेट्रोप्यूबिक स्पेस में लेके जाते हैं। अब ये ब्लाइंड होता है तो इसमें ब्लैडर परफोरेशन के चांसेस रहते हैं और वस्कुलर और बाउल इंजर्ड भी हो सकता है। जबकि अगर TOT की बात करें तो उसमें हम लोग ऑब्टुरेटर फोरामेन से इसको पास कराते हैं। और इसको पास हम लोग दो तरीके से कराते हैं, इनसाइड आउट को हम लोग TVTO भी बोलते हैं, और आउटसाइड इन में हम लोग जो टेप यूज करते हैं होता है मोनार्क टेप होता है। तो अब जब हम ऑब्टुरेटर फोरामेन से पास करते हैं तो इसमें जो रहता है रेट्रोप्यूबिक जो ब्लैडर परफोरेशन हो रहा है वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। बट ऑब्टुरेटर फोरामेन से ऑब्टुरेटर नर्व जो है वो पास होती है तो उसकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से ग्रोइंग पेन होता है। फिर अब बात करें मिनी स्लिंग की, तो ये सिंगल इंसिजन स्लिंग होता है और इसके टेप की लंबाई भी शॉर्ट होती है। इसमें भी जो टेप लगाते हैं वो ट्रांस ऑब्टुरेटर के थ्रू ही लगाते हैं, तो ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से टेप को एंकर कर देते हैं। ये जो रहता है TOT से भी ज़्यादा मिनिमल इन्वेजिव होता है, तो इसमें और कम पेन होता है। बट अगर क्योर रेट की बात करें तो क्योर रेट इसमें काफ़ी कम होता है।
तो अगर इन तीनों में अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बोले तो टीबीटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और उसमें भी मेनली हम लोग यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी में करते हैं। अगर इंटेंसिव स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है तो उसमें भी सेलेक्टिव केसेस में यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर हम कंजर्वेटिव थेरेपी कर रहे हैं और पेशेंट का पेल्विक फ्लोर रिहैब किया है, पेशेंट को पेसरी लगाया है, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो हमें सर्जरी करना पड़ता है, टीओटी टीबीटी। तीसरा, डोर्स काल्पो सस्पेंशन या प्यूबोवाजाइनल स्लिंग पेशेंट ने कराया और वो फेल हो गया तो उसके बाद यूज कर सकते हैं। फिर कब जो है इसको नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर एक्टिव यूटीआई है तो नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं करना चाहिए, और अनकरेक्टेड कोआगुलोपैथी, इस पे नहीं करना चाहिए। फिर तो जो 3 मेन होते हैं, 3 जो रहता है उसमें कोआगुलोपैथी, यूटीआई और प्रेगनेंसी, कप इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। फिर जो अदर इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट ने पहले कोई पेल्विक रेडिएशन लिया है तो ऐसे केस में एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड रहती है तो नहीं करना चाहिए। फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में भी नहीं करना चाहिए। अगर टिश्यू क्वालिटी जो है बहुत ही खराब है तो नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है या प्रायर हिस्ट्री है उसको मैश इरोजन का तो नहीं करना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं, यह रेट्रोप्यूबिक स्लिंग, इसको 1996 में सबसे पहले उल्मेस्टन ने दिया था। इसको टीबीटी स्लिंग भी बोलते हैं, ट्रांस वजाइनल टेप। तो ये है ट्रांस वजाइनल टेप, और हम इसमें देख सकते हैं ये जो रहता है बेसिकली ये जो रेट्रोप्यूबिक स्पेस है उसके पीछे हम लोग इसको पास करा रहे हैं तो इसमें एब्डोमिनल इंसिजन होगा। और दूसरा, ये जो टेप है वो वर्टिकल है तो इसमें टेप जो रहता है वर्टिकल रहता है। फिर इसको जो टेप को है हमने जो स्पेस यूज किया हुआ है स्पेस ऑफ रेड जीएस में टेप डाला है। तो इसमें ब्लैडर परफोरेशन, बाउल इंजरी और वस्कुलर इंजरी के चांसेस रहते हैं, और ये टेप जो है यूजुअली यू शेप में डाला है, वर्टिकल यू शेप। फिर 1996 के बाद 2001 में फिर बहुत रिसर्च करने के बाद 2001 में हम देख सकते हैं ये है डिलॉर्मी जिन्होंने ट्रांस ऑब्टुरेटर स्लिंग बनाया था। ट्रांस ऑब्टुरेटर स्लिंग जो रहता है वो बेसिकली हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके का टेप है ट्रांस ऑब्टुरेटर से, और स्माइल की तरह लग रहा है, स्माइल की तरह। तो जो ट्रांस ऑब्टुरेटर स्लिंग होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये ऑब्टुरेटर फोरामेन से पास हो रहा है, ना कि स्पेस ऑफ रेडियस से। और इसमें जो रहता है नर्व इंट्रैपमेंट हो सकता है तो ग्रोइंग पेन होता है, तो नर्व इंट्रैपमेंट होगा, और यहाँ पे ब्लैडर और बाउल इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। फिर एक मिनी स्लिंग होता है, इस टेप की जो लंबाई होती है कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप। ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन पे ही फिक्स कर देते हैं इसको, और इसमें जो रहता है कोई भी बाहर से इंसिजन नहीं होता, सिंगल इंसिजन रहता है क्योंकि ये स्किन को परफोरेट नहीं करता है। फिर ये जो देख सकते हैं हम लोग, ये जो है मिनी स्लिंग है। मिनी स्लिंग जो रहता है इस तरीके से दिखता है, इसमें छोटा सा टेप होता है और आगे जो रहता है सिर्फ एक सिंगल, इस तरीके से हम यूज करते हैं। कोई भी इसमें स्किन इंसिजन नहीं रहता है, सिर्फ वेजाइना में इंसिजन रहता है। फिर जो ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप है उसको डालने के लिए हम लोग 2 टेक्निक होता है। एक हम नीचे से जा रहे हैं तो इनसाइड, और फिर आउट। तो इनसाइड आउट तो वो मतलब आउट याद कर सकते हैं, तो अंदर से बाहर, इनसाइड आउट अगर हम जाते हैं तो इसको बोलते, ये जो रहता है टीबीटी वो में करते हैं। ये एक तरह का हम जो है टीओटी टेप में अगर हम ऑब्टुरेटर फोरामेन से पास करें तो इनसाइड आउट और आउटसाइड इन, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इनसाइड आउट में टीबीटी ओ। फिर ये जो है मोनार्क टेप है, मोनार्क टेप में ऐसे 2 रहते हैं और एक बीच में ये टेप रहता है मैश का बना हुआ, उसमें हम लोग बाहर से अंदर आते हैं तो आउटसाइड इन बोलते हैं। ये होता है मोनार्क टेप। फिर अब हम बात करें स्लिंग प्लेसमेंट में, तो जो स्लिंग प्लेसमेंट करते हैं मिड यूरेथ्रल स्लिंग में, नाम से ही पता चल रहा है हम लोग मिड यूरेथ्रा के नीचे प्लेस करते हैं।
ब्लैडर नेक के नीचे नहीं प्लेस करते हैं, जबकि हम लोग इससे पहले जो कॉर्पो सस्पेंशन करते थे उसमें ब्लैडर नेक या प्यूबो वजाइनल स्लिंग करते थे, तो उसमें भी हम लोग मिड यूरेथ्रा के नीचे नहीं प्लेस करते थे। अब बात करें तो जो स्लिंग होता है वो डायनेमिक कंप्रेशन प्रोवाइड कराता है, वो हैमॉक लाइक होता है। ऊपर से जब प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसको कंप्रेस करता है। तो ये एक डायनेमिक कंप्रेशन होता है जो कि सिर्फ स्ट्रेस में काम करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं वो प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हम लोग रेट्रोप्यूबिक टेप डाल रहे हैं स्पेस ऑफ रेड जीएस में, तो ब्लैडर, बावल और विसरा इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, ऑब्टुरेटर फोरामेन से डाल रहे हैं तो ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। और जो मसल रहती है वो ऑब्टुरेटर इंटरनस और एक्सटर्नस मसल, ये इंजर्ड हो सकती है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया, वो इंजर्ड हो सकता है। तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि जो ट्रोकार है, ट्रोकार की ट्रेजेक्ट्री है उसको हम लोग 30 से 45 डिग्री के अराउंड रखना चाहिए टुवर्ड्स द इप्सिलेटरल शोल्डर। जो इप्सिलेटरल शोल्डर है उसी साइड 30 से 40 डिग्री रखना चाहिए इन केस ऑफ टीवीटी। तो टीवीटी जब टेप लगा रहे होते हैं 30 से 45 डिग्री। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक जो रहता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन होते हैं विद इन 6 वीक्स और दूसरा कॉम्प्लिकेशन लेट होता है आफ्टर 6 वीक्स। तो अगर हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो देयर इज चांसेस कि तीसरा इंजरी हो जाए। तो ये जो हम बोल रहे थे टीवीटी, इसमें 5% चांस रहता है ब्लैडर परफोरेशन होने का और कई बार यूरेथ्रल परफोरेशन हो जाता है। तो ये जो यूजुअली होता है वो ट्रोकार जो रहता है मिस डायरेक्शन की वजह से होता है। आइडियल अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इप्सिलेटरल शोल्डर के साइड हमें डालना चाहिए, जिस साइड हमें डालना है उसके शोल्डर के साइड इप्सिलेटरल शोल्डर, और जो एंगल रखना चाहिए वो 30 से 45 डिग्री के बीच में रखना चाहिए। फिर अब वस्कुलर इंजरी की बात करें तो वस्कुलर में क्या होता है कि रेट्रोप्यूबिक जो रहता है वीनस फ्लेक्सेस होती है वो इंजर्ड हो जाती हैं और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन रहती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। फिर वॉइडिंग डिस्फंक्शन में क्या होता है कि कई बार जो रहता है टेप जो रहता है ऐसे डायनेमिक कंप्रेशन करता है, बट अगर हम टेप को टाइटली लगा देंगे तो वो रिटेंशन कॉज कराएगा और जो यूरिन होगा इनकम्प्लीट एम्पटिंग होगा। ये बेसिकली एक्सेसिव स्लिंग टेंशन की वजह से होता है। फिर जो मैश है, मैश में एज लाइक अदर जहाँ भी मैश होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, मैश इरोजन हो सकता है। तो और ये सर्जरी जो कर रहे हैं इसमें यूटीआई हो सकता है पेशेंट को और वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। मैश इरोजन एक्सपोजर ये लेट कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इन्फेक्शन वुंड और यूटीआई हो सकता है, ये मेनली कंटेमिनेशन की वजह से होता है। तो अब अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें 1.5 महीने बाद, तो उसमें सबसे पहले मैश इरोजन या मैश एक्सपोजर होता है। मैश जो रहता है यूजुअली इरोड करके यूरेथ्रा या ब्लैडर या वेजाइना में चला जाता है और पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई होगा। पेशेंट हिमेचूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा और ड्यूरिंग सेक्स उसे पेन होगा, डिस्पेरूनिया। फिर उसके बाद जो दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रोइन पेन में टीओटी के केस में क्रोनिक पेन होता है। और सुप्राप्यूबिक पेन अगर हम बात करें तो टीवीटी में सुप्राप्यूबिक पेन होगा। पेशेंट को एक जो कई बार क्या होता है 2 तरीके का ओवर एक्टिविटी हो सकता है। पहला ओवर एक्टिविटी की जो पहले जो हिडन रहता है डेटूसर ओवर एक्टिविटी वो अनमास्क हो जाता है, तो वो हो सकता है। दूसरा डी नोवो भी हो सकता है, तो डेटूसर ओवर एक्टिविटी एक नया डी नोवो हो सकता है या प्रीवियसली जो अनमास्क रहता है वो भी हो सकता है। पेशेंट को लेट अगर परफोरेशन हुआ रहेगा तो आगे चल के वेसाइको वेजाइनल या यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला बन सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम वेजाइना के थ्रू जा रहे हैं और ब्लैडर को परफोरेट कर दिया तो वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला बन सकता है, या यूरेथ्रा को परफोरेट किया तो यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला बन सकता है। ये यूजुअली इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो गया तो उसके बाद डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या टिश्यू जो है रेडिएटेड, तो ऐसे में ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है और पेशेंट को फिस्टुला डेवलप कर सकता है। इसलिए जो रहता है रेडिएशन, आफ्टर रेडिएशन जो पेशेंट ने लिया रहता है उसको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरह मानते हैं और उसमें ये प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। अगर जो मैश है, अगर ब्लैडर के अंदर इंट्रावेसाइकल अगर प्रोट्रूजन रहेगा उसका, तो वो नाइडस की तरह काम करता है और स्टोन बनाता है। पेशेंट को कई बार जो रहता है रिकरेंट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, तो ऐसे केस में हमें अगर रिकरेंट एसयूआई अगर होता है तो उसका रीजन क्या होता है कि हमने जो रहता है स्लिंग को रिमूव कर देते हैं। तो स्लिंग को रिमूव अगर हम करते हैं तो 50% चांस रहता है कि दोबारा उसको एसयूआई हो जाए। तो हम देख सकते हैं इसमें जो है ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस से ऐसे आ रहा है और इसमें ये ब्लैडर है तो ये ब्लैडर इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा ये
ऑब्टुरेटर से जा रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्लड वेसल है वो भी इंजर्ड हो सकता है, और यहाँ पे प्लेक्सेस रहती हैं, प्लेक्सेस भी रेट्रोप्यूबिक प्लेक्सेस वो भी इंजर्ड हो सकती हैं। फिर प्यूबो सर्वाइकल फेशिया जो रहता है, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया वो भी इंजर्ड हो सकता है। फिर अब बात करें ब्लैडर परफोरेशन की, तो ब्लैडर परफोरेशन टीबीटी में ज़्यादा कॉमन होता है, उसमें 5% रिस्क रहता है, जबकि टीओटी में बहुत कम, लेस देन 1% चांस रहता है। बहुत ही ब्लंडर है तभी हो सकता है। और रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर पेशेंट ने पहले कोई प्रायर पेल्विक सर्जरी कराई है तो उस केस में हो सकता है, क्योंकि एडिशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, अगर नया सर्जन है, इनएक्सपीरियंस है, तो उस केस में भी हो सकता है। तीसरा, अगर ट्रोकार का एंगल सही से नहीं रखता है, यूजुअली हम लोग इप्सिलेटरल शोल्डर के साइड 30 से 45 डिग्री के बीच में रखते हैं। तो इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? इंटर ऑपरेटिव सिस्टोस्कोपी, जब भी ऑपरेशन करते हैं उसी समय हमें सिस्टोस्कोपी करके देखना चाहिए, और ये रिकमेंडेड भी होता है AUA और EAU द्वारा। और दूसरा, हमें देखना क्या रहता है, ट्रोकार या मैश जो रहेगा हमें ब्लैडर में दिख जाता है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली हेमाचूरिया होगा, पेल्विक पेन होगा और डिसयूरिया होगा। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर हम लोग सर्जरी करते समय तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया हमने, इमीडिएट रिकॉग्निशन, तो हम लोग जो रहता है, अगर ब्लैडर परफोरेशन तुरंत पता चल गया तो हम लोग ट्रोकार को रिमूव कर देते हैं और दोबारा ट्रोकार पास करते हैं आफ्टर द सिस्टोस्कोपी कंफर्मेशन। प्रोसीजर जो है अभी अबेंडन नहीं किया है। हम यूजुअली अगर हमने ट्रोकार लिया, हमें इस डायरेक्शन से ब्लैडर परफोरेट हो गया, तो हमें दोबारा ट्रोकार रीपास करके प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। फिर अगर हमें डिलेड डायग्नोसिस हुआ है, काफ़ी लेट पता चला है ब्लैडर परफोरेशन के बारे में, तो या ऐसे केस में फिर हम एंडोस्कोपिक मैश रिमूवल करते हैं, और साथ में अगर यूरेथ्रा की रिपेयर की ज़रूरत है तो यूरेथ्रल रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें रूटीन जो रहता है इंटर ऑपरेटिव सिस्टोस्कोपी करना होता है, और ये जो है गाइडलाइन द्वारा रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद यूरेथ्रल परफोरेशन की बात करें, तो यूरेथ्रल परफोरेशन जो रहता है अर्ली और इरोजन लेट प्रेजेंट कर सकता है। तो यूजुअली अगर लेट प्रेजेंट करने की बात करें तो लेट में पेशेंट को यूटीआई होगा, रिकरेंट यूटीआई हीमेचूरिया के साथ, और फिस्टुला बन गया होगा, लीकेज होगा, परसिस्टेंट लीकेज। तो यूजुअली हम लोग सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी कर इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ऐसे केस में हमें पूरा का पूरा मैश निकालना पड़ता है, कंप्लीट मैश एक्सीजन करते हैं और यूरेथ्रा को रिपेयर करते हैं। और कई बार मार्शियस फ्लैप की ज़रूरत होती है, जो कि क्या होता है, लेबिया मेजोरा का फैट होता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। फिर दोबारा जो स्लिंग डालते हैं, क्योंकि 50% पेशेंट में रिकरेंस हो जाता है अगर हमने स्लिंग निकाला तो, जो कि किसी किसी में 70% भी होता है। तो यूजुअली हम लोग 1.5 से 3 महीने बाद 6 to 12 वीक्स जब हीलिंग हो जाती है, आफ्टर 3 मंथ्स, यूजुअली कोई भी सर्जरी रीडू सर्जरी होती है तो 3 मंथ्स का होता है, तो इसमें भी 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग सर्जरी करते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा मगर जल्दी चाहता है तो 6 वीक्स में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि वजाइनल मैश एक्सपोजर कैसे पता चलेगा, तो उसमें हमें मैश जो है वजाइना से दिखाई देता है, विजिबल मैश, और उसमें पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज होगा। पेशेंट जब सेक्स करेगी तो उसको डिस्पेरूनिया होता है, और पार्टनर को भी डिस्कम्फर्ट होता है। अब इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है कि पहले से ही वजाइनल टिश्यू जो है बहुत पतली है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, या हमने जो सर्जरी किया है वो क्लोजर सही से नहीं किया है। कई बार जो थिन वजाइनल टिश्यू होती है वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है, या रेडिएशन की कमी की वजह से भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं प्री डिस्पोजिंग होते हैं टू लीड द वजाइनल एक्सपोजर या इरोजन। अगर छोटा सा एक्सपोजर है, स्मॉल एक्सपोजर है, तो हम लोग टॉपिकल एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं, और बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है और इरोड कर रहा है तो ऐसे केस में हमें मैश एक्सीजन करना चाहिए और फिर लेयर में क्लोज करना चाहिए। फिर अगला जो सिम्टम है वो है ग्रोइंग पेन। अगर पेशेंट को ग्रोइंग या थाई पेन हो रहा है तो ऐसे केस में ऑब्टुरेटर नर्व जो है वो या मसल इंट्रैप्ट हो गई है, और ये टीओटी में बहुत कॉमन होता है। पेशेंट को अगर सुप्रा प्यूबिक पेन हो रहा है तो ये टीबीटी में होता है यूजुअली, बिकॉज ऑफ हीमेटोमा रेट्रोप्यूबिक या इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर पेशेंट को पेन बना हुआ है, परसिस्टेंट है, तो फिर हमें जो है आइदर पार्शियल या फुल स्लिंग जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। वॉइडिंग डिसफंक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक्सेसिव स्लिंग अगर टेंशन लगा दें उसकी वजह से हो सकता है पहला, और दूसरा कई बार एडिमा की वजह से भी होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेट्यूसर ओवर एक्टिविटी से? क्योंकि कई बार क्या होता है वॉइडिंग डिसफंक्शन
जब हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ आते हैं तो पेशेंट को पहले से ही डेटूसर ओवर एक्टिविटी रहता है या नया डेटूसर ओवर एक्टिविटी डेवलप करता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों केस हो सकता है। तो ऐसे में हमें डेटूसर ओवर एक्टिविटी को रूल आउट करना रहता है यूडीएस से। यूडीएस कराते हैं और यूडीएस से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेटूसर ओवर एक्टिविटी है कि नहीं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जो रहता है इनिशियल में हम लोग कंजर्वेटिव ही करते हैं, पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं और फ्रीक्वेंट वॉइडिंग करवाते हैं, टाइम टू टाइम वॉइडिंग कराते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। अगर ये परसिस्टेंट बना रहा तब हम कुछ ट्रीटमेंट जो रहता है सर्जिकल करते हैं। बेसिकली उसमें स्लिंग को हम लोग लूज कर देते हैं या इंसाइज कर देते हैं। तो वॉइडिंग डिसफंक्शन के केस में हम लोग परसिस्टेंट जब रहता है तब ट्रीटमेंट करते हैं और ग्रोइंग पेन के केस में भी हम लोग परसिस्टेंट रहता है तब करते हैं। अगर पेन परसिस्टेंट बनाते हैं स्लिंग को रिमूव कर देते हैं, वॉइडिंग डिसफंक्शन रहता है तो स्लिंग को लूज करते हैं या थोड़ा कट कर देते हैं। फिर अगला जो रहता है फिस्टुला बन जाता है। कई बार फिस्टुला जो रहता है क्यों बनता है, क्योंकि इंटरऑपरेटिवली जो परफोरेशन हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया उस वजह से बन सकता है, या जो टिश्यूज है उसमें अनहेल्दी है, उसमें रेडिएशन से पहले एक्सपोजर हो चुका है जिसकी वजह से क्या होता है काफी वीक रहती है और एस्ट्रोजन की भी कमी रहती है तो परफोरेशन के चांसेस रहते हैं और ड्यू टू इन्फेक्शन भी फिस्टुला बन सकता है। तो पहला जो रहेगा वो वेजाइना से ब्लैडर में बनता है वेसाइको वेजाइनल और दूसरा वेजाइना से यूरेथ्रा में बनता है। तो ये सब फिस्टुला बन सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट रहता है फिस्टुला अगर बन गया तो ऐसे केस में हमें मैस को एक्सरसाइज करना पड़ता है और मार्शियस फ्लैप यूज करना पड़ता है टू फॉर प्रॉपर हीलिंग। फिर अब बात करें एमयूएस के कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है सिस्टोस्कोपी। ये इंटर ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली दोनों डिटेक्ट कर सकता है। फिर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करा सकते हैं, इससे हमें मैश के बारे में पता चलता है। मैश को लोकलाइज करना है या एडजेसेंट ऑर्गन को देखना है तो हम अल्ट्रासाउंड एमआरआई करा सकते हैं। यूडीएस की जरूरत तब पड़ती है जब पेशेंट जो वॉइडिंग डिस्फंक्शन के साथ प्रेजेंट करता है और ऐसे केस में हमें ऑब्स्ट्रक्शन या डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करना होता है। यूरिन कल्चर कराते हैं टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन किसी भी स्टेज में और किसी भी रीजन से। फिर अब हम बात करें तो सबसे पहले मैनेज कैसे करते हैं, तो जो सिम्टम्स रहता है उसको इवेलुएट करते हैं कि रिकरेंट यूटीआई है, पेन है, डिस्पेरियोनिया है, रिटेंशन है, किसी भी तरीके का सिम्टम हो सकता है। जब भी कोई पेशेंट सिम्टम के साथ आती है तो उसको हम लोग सिस्टोस्कोपी के लिए लेंगे और सिस्टोस्कोपी परफॉर्म करेंगे और मैश कहाँ पे है कंफर्म करते हैं कि इरोजन तो नहीं है, मैश ब्लैडर में तो नहीं है, मैश वेजाना में तो नहीं है। तो सब सिस्टोस्कोपी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है अगर कोई भी पेशेंट यूटीआई, पेन, रिटेंशन किसी भी सिम्टम से आ जा रही है। अब अगर हमने जो मैश डाला इंट्रा ऑपरेटिवली डिटेक्ट हो गया कि गड़बड़ है तो हमें उस समय रिमूव करके सही से डालना चाहिए, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेट प्रेजेंटेशन होता है। और जब लेट प्रेजेंटेशन होता है अगर मैश जो है यूरेथ्रा या ब्लैडर में है तो ऐसे में हमें कम्प्लीटली मैश को एक्सरसाइज करना होता है और रिपेयर करना रहता है। अगर वेजाना में बस एक्सपोजर है वो भी स्मॉल तो ऐसे केस में हम कंजर्वेटिवली एस्ट्रोजन से मैनेजमेंट कर सकते हैं और अगर उसे नहीं मैनेज हो रहा है तो फिर उसको भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। फिर अगर पेशेंट को रिकरेंट इनकॉन्टिनेंस हो रहा है एक्सीजन के बाद तो ऐसे में हम लोग पेशेंट को प्यूबो वजाइनल स्लिंग का एडवाइस देते हैं या आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर का। तो ऑटोलॉगस प्यूबो वजाइनल स्लिंग बहुत ही अच्छा रहेगा या आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर। प्रिवेंशन कैसे करते हैं कॉम्प्लिकेशंस का, तो प्री ऑपरेटिवली ऑपरेशन से पहले हमें पेशेंट्स को यूटीआई रूल आउट कर लेना चाहिए। हमें पेशेंट से पूछ लेना चाहिए कि उसने प्रायर रेडिएशन तो नहीं लिया, ऐसे केसेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें टिश्यू क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। फिर इंटर ऑपरेटिवली अगर हम बात करें प्रिवेंट करने के लिए तो हमें सिस्टोस्कोपी यूज करना चाहिए स्पेशली इन केस ऑफ टीवीटी, उसमें परफेक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा जो रहता है हमें कोशिश करना चाहिए कि टोकार की प्रोजेक्टरी सही से जा रही है, हमें स्टीप एंगल को अवॉइड करना चाहिए, 30 से 45 डिग्री इप्सिलेटरल साइड में होना चाहिए। फिर पोस्ट ऑपरेटिवली अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिवली कैसे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने वेजाइना में इंसिजन दिया है तो वेजाइना का इंसिजन को अच्छे से क्लोज करना चाहिए। फिर जो स्लिंग है उसको बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं लगाना चाहिए, ओवर टेंशनिंग अवॉइड करना चाहिए और कुछ टाइम के लिए कैथेटर डाल के रखना चाहिए। पेशेंट को फॉलोअप में हम लोग क्या देखेंगे, यूटीआई मॉनिटर करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वॉइडिक डिसफंक्शन क्योंकि कई बार क्या होता है डी नोवो डी डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी हो सकती है और पेशेंट का पेन मॉनिटर करेंगे। फिर अब बात करें तो टीबीटी, टीओटी और मिनी स्लिंग में तो जो क्योर रेट होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है टीबीटी का, ऑलमोस्ट 90% होता है इन तीनों में।
ब्लैडर परफोरेशन जो सबसे ज़्यादा होता है वो टीबीटी में ही होता है, ऑलमोस्ट 5% होता है, जबकि टीओटी में लेस देन 1% होता है। टीओटी जो रहता है ट्रांस ऑब्टूरेटर्स रूट से डालते हैं, टीबीटी रेट्रोप्यूबिक और मिनी स्लिंग सिंगल इंसिजन से करते हैं। मिनी स्लिंग का सबसे कम क्योर रेट होता है, क्योंकि उसमें जो रहता है बेसिकली हम लोग जो स्लिंग की लेंथ होती है कम होती है, तो इसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। मिनिमल ग्रोइंग पेन, मिनिमल वस्कुलर इंजरी, मिनिमल ब्लैडर। तो ऐसे केस में हम लोग मिनी स्लिंग में ऑप्शनल रखते हैं सिस्टोस्कोपी, जबकि टीबीटी के केसेस में मैंडेटरी होता है। अब रिकरेंट अगर एसयूआई की बात करें तो मिनी स्लिंग में जो रहता है वो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पेशेंट का स्लिंग छोटा है तो ट्रीटमेंट उतना सिम्टम्स उतना कंट्रोल नहीं होता है। क्योर रेट जो रहता है टीबीटी में मैक्सिमम रहता है, तो इसमें बहुत सबसे कम एसयूआई होने के चांसेस रहते हैं। तो रिकरेंट केसेस हैं या कोई फ्रेजाइल टिश्यू है तो ऐसे केस में हम मिनी स्लिंग को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को आईएसडी हाइपर मोबिलिटी है वो ठीक नहीं होता, टीबीटी बेस्ट रहता है। फिर अगर हम बात करें कि पेशेंट हमारे पास अगर रेडिएशन के बाद आ रहा है तो क्या करें, अगर टीबीटी टीओटी नहीं करना है तो ऐसे केस में हमें ऑटोलॉगस प्यूबो वजाइनल स्लिंग कर सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। अगर पेशेंट जो है ओबीज है, खूब मोटा पेशेंट है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसमें हमें प्यूबो वजाइनल स्लिंग प्रेफर करना चाहिए। फिर अगर पेशेंट को रिकरेंट एसयूआई हो रहा है तो ऐसे केस में अगर स्लिंग रिमूव करने के बाद, तो ऐसे केस में यूजुअली हम लोग 3 महीने बाद ऑपरेशन करते हैं या आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर यूज़ करते हैं। फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है पेशेंट को, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में भी हम लोग जो रहता है मिड-यूरेथ्रल स्लिंग नहीं यूज़ करते हैं। इसमें जो रहता है रिटेंशन और इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ब्लैडर इसमें जो मेन चीज़ है कि मिड-यूरेथ्रल स्लिंग में जो है ब्लैडर एटलीस्ट काम करना चाहिए। तो जो मेन है इंट्रा ऑपरेटिव सिस्टोस्कोपी मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू AUA, और एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सिस देना चाहिए क्योंकि यूटीआई का रिस्क बहुत होता है। अगर प्रीवियसली इरेडिएटेड टिश्यू या इन्फेक्टेड फील्ड है तो ऐसे केस में हमें मैश अवॉइड करना चाहिए। फिर जो कॉम्प्लिकेशन, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसे इरोजन, पेन, डिस्पेरूनिया, उसका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए पेशेंट को, और विदिन 6 मंथ एक बार पेशेंट को बुला के अर्ली इवेल्युएशन करना चाहिए फॉर एनी न्यू पेन, वॉइडिंग डिसफंक्शन या हेमेचूरिया के लिए। तो अगर हम बात करें जो रेट्रोप्यूबिक स्लिंग परफोरेशन होता है वो ज़्यादा कॉमन किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि सर्जन क्या होते हैं राइट हैंडेड ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से लेफ्ट साइड ज़्यादा कॉमन होता है। जो ज़्यादातर अगर हम परफोरेशंस की बात करें तो वो मिड लाइन में होता है। फिर जो रहता है कई बार जो इंट्रावेसाइकल ब्लैडर के अंदर मैश है वो कैल्सिफाई कर जाता है और ब्लैडर कैलकुलस की तरह प्रेजेंट करता है। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ आ रहा है जिसको 6 महीने बाद आ रहा है, तो ये यूजुअली जो रहता है नर्व इंट्रैपमेंट की वजह से होता है या मैश के अराउंड फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इस वजह से होता है। लेट इरोजन्स के लिए हम लोग MRI करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी करा सकते हैं। इसमें जो रहता है मैश सिग्नेचर मिलता है जिससे हम लोकलाइज कर सकते हैं लेट इरोजन को। अगर पेशेंट को बार बार मिड यूरेथ्रल स्लिंग के बाद अर्जेंसी हो रहा है तो हमें पार्शियल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करना चाहिए। फिर अगर बात करें रिकरेंस SUI, अगर हमने मैश को निकाल दिया तो हम लोग 50% होता था जो कि अप टू 70% तक हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें सिंथेटिक स्लिंग जो रहता है उसका सक्सेस रेट कम होता है। ऐसे केस में हमें ऑटोलॉगस प्यूबो वजाइनल स्लिंग यूज करना चाहिए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर पेशेंट बहुत ही वीक है और एजेड है तो ऐसे केस में हम लोगों को मिनी स्लिंग यूज करना चाहिए क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन जो है कम होते हैं और मॉर्बिडिटी बहुत कम होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि SUI के लिए टीबीटी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। फिर उसके बाद अगर परफोरेशन या इरोजन जो रहता है वो उसको डायग्नोज हम लोग सिस्टोस्कोपी से बेस्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग इरोजन ब्लैडर, यूरेथ्रा, वजाइना में देख सकते हैं। इंट्राऑपरेटिव सिस्टोस्कोपी जो रहता है मस्ट होता है, इससे हम लोग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैश परफोरेशन के केस में हम लोग एक्सीजन या डिलेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और पेशेंट सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सर्जरी में, और पेशेंट का जो काउंसलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मैश रिलेटेड रिस्क में।